नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बैटल ग्राउंड से आ रही अहम खबरों की सबसे पहले बात कर लेंगे। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग के बीच सुपर पावर को लेकर पुतिन का नया बयान सामने आया है। पुतिन ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दे दी है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पुतिन ने कहा है कि अमेरिका का दबदबा खत्म हो चुका है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका पहले जैसा ताकतवर नहीं रह गया और वो अपने सहयोगियों से गुलामों की तरह बर्ताव करता रहा है। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जबकि इस तरह का बयान रशिया, खासकर राष्ट्रपति पुतिन की ओर से अमेरिका को लेकर दिया गया हो। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियारों की मदद से लेकर अरबों डॉलर की मदद की है। साथ ही बाइडेन ने रूस के खिलाफ नाटो देशों से यूक्रेन की मदद कराई। बावजूद इसके जंग के इतने दिन बीत जाने के बाद भले ही रूस की सेना का बड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन पुतिन की सेना जस की तस डटी है। ऐसे में अमेरिका पर सवाल उठना शुरू हो गया है। क्या अमेरिका पहले जैसा ताकतवर नहीं रह गया है? क्या विश्व में अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया है? क्या अमेरिका अब महाशक्ति नहीं रह गया है? अमेरिका की ताकत को लेकर पुतिन ने भी सवाल उठाए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। पुतिन ने कहा कि विश्व में अब अमेरिका का दबदबा खत्म हो चुका है। अमेरिका पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। कार्यक्रम में पुतिन ने अमेरिका के सहयोगी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस के खिलाफ किसी बहकावे में आने से पहले अपने फायदे और नुकसान के बारे में जरूर सोच ले। अमेरिका खुद को मैसेंजर ऑफ लॉर्ड यानी भगवान का संदेशवाहक समझता है, जबकि हकीकत यह है कि वो अपने सहयोगियों को गुलामों की तरह बर्ताव करता है और दूसरों के साथ गुलामों और कमजोरों की तरह बर्ताव करने वाले को एक दिन इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन इस कार्यक्रम में करीब 70 मिनट बोले। हैरानी की बात है कि इस दौरान उन्होंने एक भी बार रूस यूक्रेन जंग का जिक्र नहीं किया। हालांकि रूस पर आर्थिक पाबंदियों और इकोनॉमी का कई बार जिक्र किया। पुतिन भले ही अमेरिका पर टारगेट कर रहे हों, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश अभी भी यूक्रेन के साथ खड़े हैं। शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि ब्रिटेन और नाटो यूक्रेन की हर मुमकिन मदद करेगा। ब्रिटिश आर्मी यूक्रेन के 10,000 सैनिक को ट्रेनिंग देगी और मेडिकल सुविधा को फिर से विकसित करने की बात की। बोरिस जॉनसन से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मन चांसलर ओलाफ शाल्ज और इटली की प्रधानमंत्री मारियो द्रागी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और कीव के उन हिस्सों का दौरा किया जहां रूस ने जबरदस्त हमले किए थे और जेलेंस्की से मुलाकात की। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पश्चिमी देश कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं रूस को सबक सिखाना अमेरिका के लिए साख का सवाल बन चुका है, जिसके बाद वो यूक्रेन को हर तरह से सहयोग कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को जल्द ही हिमार्स हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देने वाला है, जिसके बाद यूक्रेन की सेना को ये हिमार्स रॉकेट सिस्टम मिलने के बाद ये जंग और भीषण होने वाली है। अमेरिका किसी भी सूरत में रूस को नतमस्तक करना चाह रहा है। The US Congress approved $40 billion to provide additional security assistance, economic and humanitarian support for Ukraine. And on June 1st, President Biden authorized an additional $700 million to meet Ukraine's critical needs for today's fight. And that included HIMARS rocket systems with guided MLRS munitions. This package also included javelins, helicopters, counter-battery radars, and ammunition. And I'm especially pleased to be able to announce today that the United States will provide an additional $1 billion security assistance package for Ukraine. अमेरिकी रक्षा मंत्री के इस बयान के मुताबिक नए हथियारों की मदद के बाद रूस की सेना की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मतलब ये जंग और भीषण होने वाली है। लेकिन इन सब के बीच पुतिन ने शुक्रवार को अमेरिका के पावर पर ही सवाल उठा दिया, उनकी ताकत को कम बता दिया। अब देखना यह है कि पुतिन के इस बयान का अंजाम क्या होता है।
तो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिका भले ही यूक्रेन के साथ हो, लेकिन वो सीधे रूस के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सीरिया में ऐसे हालात बन रहे हैं कि रूस और अमेरिका में युद्ध हो सकता है, और इसकी वजह यह है कि रूस ने अमेरिका के मिलिट्री बेस के बगल में ही एयर स्ट्राइक कर दी है, और वो भी बाकायदा अमेरिका को धमकी देकर। सीरिया में अमेरिका और रूस हुए आमने सामने। अमेरिकी बेस के पास रूस की एयर स्ट्राइक। सीरिया में रूस ने अमेरिका से लिया यूक्रेन का बदला। यूक्रेन के मददगार अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस हर मुमकिन कोशिश में है, और जब मौका मिला तो पुतिन की आर्मी ने चौका लगाने में देर नहीं की। सीरिया में रूस ने अमेरिका के समर्थन वाले लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक से रूस ने दो मैसेज दिए। एक तो वो सीरिया में कमजोर नहीं है, और दूसरा ये कि दुनिया रूस को इतना कमजोर समझने की गलती कतई न करे। अगर उसने यूक्रेन जैसे एक देश पर जंग छेड़ दी तो वो कहीं और सिर नहीं उठा पाएगा। यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सीरिया में उसकी सेना कमजोर पड़ गई है, लेकिन एक एयर स्ट्राइक ने रूस की ताकत का दुनिया को एहसास करा दिया है। अमेरिका के न्यूज चैनल CNN ने दावा किया था कि रूस ने सीरिया में एयर स्ट्राइक से पहले अमेरिका को धमकी दी थी। रूस ने सीरिया में एयर स्ट्राइक ऐसे वक्त पर की है जब यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा तनाव है। रूस ने दक्षिण पूर्वी सीरिया में अमेरिका के अल-तन्फ मिलिट्री बेस के पास हवाई हमला किया। ये वो अड्डा है जहां अमेरिका की सेना और सीरिया की सरकार के विरोधी लड़ाके ऑपरेट करते हैं। उन्हीं में से एक संगठन है मगाविर अल-थोरा, जिसके लड़ाकों को निशाना बनाकर रूस ने एयर स्ट्राइक की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने बताया कि रूस ने अमेरिका को धमकी दी थी कि वो दक्षिण पूर्वी सीरिया में उसका साथ दे रहे सीरिया के लड़ाकों पर एयर स्ट्राइक करने वाला है। इसके बाद आनन फानन में अमेरिका ने अपने लड़ाकों को वहां से निकलने को कह दिया था, और इसी वजह से रूस के हमले में सीरिया के किसी भी लड़ाके के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन इस एयर स्ट्राइक में सीरिया के लड़ाकों के अड्डे को काफी नुकसान पहुंचा है, और इस एयर स्ट्राइक से साफ संदेश है कि रूस सीरिया में भी पूरी मजबूती के साथ डटा है। इससे पहले मार्च में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि रूस यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए सीरिया से अपने सैनिकों और अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के कुछ लड़ाकों को निकाल रहा है। लेकिन रूस की एक ही एयर स्ट्राइक ने इन सभी खबरों को धता बता दिया। हालांकि इससे पहले अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इन सभी रिपोर्ट्स को गलत माना था और दावा किया था कि उसने सीरिया में रूस की कोई भी गतिविधियों में कमी नहीं देखी है। यानी सीरिया पर अमेरिका की तरफ से लड़ रहे लड़ाकों को निशाना बनाकर पुतिन ने ये जता दिया कि वो यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि जहां जहां उसकी सेना मिशन पर लगी है हर जगह उसके लड़ाके अपने मिशन को अंजाम देंगे। इसके लिए उन्हें अमेरिका की तनिक भी परवाह नहीं है। सीरिया में पुतिन की एयर स्ट्राइक से दुनिया में खलबली मची हुई है। पुतिन के बेखौफ रवैये से दुनिया डरी है, क्योंकि यूक्रेन में रूस और अमेरिका सीधे नहीं भिड़ रहे हैं, लेकिन सीरिया में मामला उल्टा है, क्योंकि यहाँ रूस की सेना ने डायरेक्ट अमेरिका के साथी पर हमला बोल दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं सीरिया में एयर स्ट्राइक विश्व युद्ध न करा दे, कहीं सीरिया में रूस और अमेरिका मरने मारने पर उतारू न हो जाए। दरअसल सीरिया में रूस और अमेरिका की सेनाएं इतने करीब हैं कि जंग का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर थोड़ा सा भी असंतुलन बना तो दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। सीरिया में अमेरिका और रूस का मकसद एक है, लेकिन मिशन अलग अलग हैं। सीरिया में रूस बशर अल असद सरकार के साथ खड़ा है और अमेरिका सीरिया में ISIS के आतंकियों के खात्मे में लगा है। इसके लिए अमेरिका कुर्द लड़ाकों और सीरिया की सरकार के विरोधियों की मदद ले रहा है। इसी वजह से रूस सीरिया में अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध करता रहा है। हालांकि अमेरिका सीरिया में रूस से उलझना नहीं चाहता, लेकिन अगर रूस ने इसी तरह उकसाया तो अमेरिका भी पलटवार कर सकता है। और पिछले हफ्ते ही
इजराइल ने भी सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद से ही वो बंद पड़ा है। मतलब सीरिया का संग्राम खतरनाक मोड़ लेता दिख रहा है। तो इस वक्त पूरा रशिया पुतिन की ओर देख रहा है। यूक्रेन जंग का फैसला पुतिन का भविष्य तय करने वाला है। पुतिन की जान को खतरा बताया जा रहा है। रूस के पूर्व इंटेलिजेंस अफसर ने पुतिन का हाल कर्नल गद्दाफी की तरह होने का भी अंदेशा जताया है। लीबिया के शासक गद्दाफी को नाटो की सेना ने पकड़ लिया था। रूस के पूर्व खुफिया अधिकारी पुतिन को ऐसी ही चेतावनी आखिर क्यों दी जा रही है? क्या यूक्रेन फ्रंट पर पुतिन की प्लानिंग सटीक नहीं बैठ रही है? लंबा खिंचता युद्ध क्या पुतिन के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है? इस रिपोर्ट में देखिए पुतिन का अग्निपथ। कौन सी होगी तारीख, कौन सा होगा दिन, कौन सा होगा वक्त, किसने तैयार किया पुतिन के मर्डर का प्लान? पुतिन को अपनों से क्यों लग रहा डर? किसने लगाई पुतिन की मौत पर मुहर? कह दो साजिश करने वालों से चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का सपना अपने घर में सदा खरा होता है। यूक्रेन ना जीते राष्ट्रपति पुतिन तो उनका हाल भी लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी की तरह होगा। लीबिया के तानाशाह गद्दाफी को विद्रोहियों ने पकड़कर गोली मार दी थी। तो क्या यूक्रेन की हार पुतिन की जिंदगी का अंत लेकर आएगी? रूस के पूर्व खुफिया अधिकारी इगोर गिर्किन पुतिन के क्राइमिया विजय में उनके मददगार थे। इस इंटेलिजेंस अफसर ने जो कहा है वो पहले सुन लीजिए। पुतिन को उनके आसपास के लोग एक कमजोर नेता मान रहे हैं। पुतिन शिकारियों से घिरे हुए हैं। जल्द ही वह पुतिन पर हमला करेंगे। बीमार पुतिन बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, जो युद्ध जीतने के लिए अच्छा नहीं है। सैन्य अभियान में विफलता के कारण सैन्य और सुरक्षा के लोग पुतिन के प्रति अपनी वफादारी खो रहे हैं। पुतिन का अंत गद्दाफी की तरह होगा और उनके अपने करीबी ही उन्हें मार डालेंगे। खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल हुआ है। ये तो जाहिर हो चुका है कि जिस युद्ध को रूस 72 घंटों में समेटने वाला था वो चौथे महीने में भी जारी है। यूक्रेन पर हमले के बाद वाला ये वीडियो देखिए। पुतिन कैसे अपने इंटेलिजेंस चीफ को डांट रहे हैं। पुतिन को रूस के खुफिया डिपार्टमेंट ने बताया था कि यूक्रेन रूस के सामने कुछ घंटे ही टिक पाएगा। मतलब रूस का इंटेलिजेंस फेल्योर पुतिन का मौत का कारण बन जाएगा। इगोर के इस चेतावनी के पीछे की बड़ी वजहों की तलाश करें, उसके पहले इगोर का और एक स्टेटमेंट देख लीजिए। रूस लीबिया बनता जा रहा है, जहां हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। पुतिन सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति स्लोबोडन मिलोसेविक की तरफ मारे जा सकते हैं। स्लोबोडन मिलोसेविक पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया गया था। 2006 में वो अपनी जेल में मृत पाए गए थे। कभी पुतिन के बिल्कुल भरोसेमंद रहे कमांडर इगोर गिर्किन पुतिन की मौत मुअम्मर गद्दाफी और स्लोबोडन मिलोसेविक की तरह होने की चेतावनी दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन जंग की हवा ज़ेलेंस्की की ओर हो गई है? यूक्रेन से जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो पूर्वी यूक्रेन में रूस की मिसाइलों और गोले से बर्बाद होते शहर सेवेरोडोनेत्स्क की है। रूस की बलशाली सेना के सामने ज़ेलेंस्की की छोटी सेना का टिके रहना रूसी सैनिकों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। कई बार ऐसी खबरें भी आई कि रूस की सेना में पुतिन के खिलाफ भी आवाजें हैं, लेकिन पुतिन के रहते इनकी एक नहीं चलने वाली। अगर पुतिन जंग हार जाते हैं तो विद्रोह करने वालों को पुतिन को हटाने के लिए नई ताकत मिल जाएगी और तब पुतिन लड़ नहीं पाएंगे। हालांकि जमीन पर तस्वीर बिल्कुल रूस के खिलाफ भी नहीं दिख रही है। पुतिन को आप स्लो कह सकते हैं,
लेकिन यूक्रेन में रूस की हार वाली कोई प्रबल और प्रचंड तस्वीर अब तक नहीं दिखी है। असल में इगोर गिर्किन की पुतिन की मौत की आशंका में सिर्फ पुतिन की मौत वाली थ्योरी नहीं है, बल्कि रूस का वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। दुनिया के कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर रूस की हार हुई और पुतिन का हाल गद्दाफी वाला होगा तो फिर रूस लीबिया के रास्ते पर है। रूस के पूर्व अधिकारी के पुतिन की मौत वाली प्लानिंग की थ्योरी का रेशा रेशा समझे उसके पहले मुअम्मर गद्दाफी को जान लीजिए। कर्नल मुअम्मर गद्दाफी लीबिया का तानाशाह था। 2011 में गद्दाफी की मौत हो गई। नेटो ने गद्दाफी को पकड़ लिया था। गद्दाफी की मौत के बारे में कहा जाता है कि गोली लगने से हुई, लेकिन वो गोली किसकी थी? नेटो के सैनिक की या लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ उभरे किसी विद्रोही की? किसी को अब तक नहीं पता। लीबिया में ऐलान कर दिया गया कि कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की मौत हो चुकी है। लोग इस समय का इंतजार कर रहे थे, गद्दाफी मारे गए हैं। इगोर गिर्किन की चेतावनी को बहुत ध्यान लगाकर समझने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हमेशा से खबरों में आती रही है कि पुतिन की जान को खतरा है, लेकिन ये खतरा सबसे ज्यादा यूक्रेन में हार वाली होगी, इसे कोई नहीं समझ रहा था। इगोर गिर्किन के पुतिन मर्डर वाली डाउट को ठीक से समझने की जरूरत है। पहली थ्योरी, पुतिन को रूस के विद्रोही ही मार डालेंगे। दूसरी थ्योरी, पुतिन शिकारियों से घिर गए हैं, मतलब पुतिन के अपने मंत्री और अधिकारी ही उनकी जान ले लेंगे। तीसरी थ्योरी, बीमारी के कारण पुतिन बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। चौथी थ्योरी, रूस की फौज यूक्रेन के प्रति अपनी वफादारी खो रही है। पांचवी थ्योरी, पुतिन के अपने ही उन्हें मार डालेंगे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है रूस की यूक्रेन जंग में कामयाबी और नाकामयाबी पर, और अभी तो यूक्रेन में बहुत कुछ बाकी दिख रहा है। यूक्रेन के पास फायरिंग के लिए गोलियों की कमी वाली रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, और इस बीच रूस की खुफिया एजेंसी के पूर्व अफसर का ये कहना कि पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है बहुत चौंकाता है। रूस भले ही इस युद्ध में बहुत धीरे चल रहा हो, लेकिन अब वो पीछे मुड़ने वाला नहीं है। रूस यूक्रेन विजय के बहुत करीब तो नहीं, बहुत दूर भी नहीं दिख रहा है। ज़ेलेंस्की से मिलने दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता पहुंच रहे हैं। यूरोप यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि पुतिन लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन विदेशी जमीन पर भले ही अटैकिंग मोड में हो, घरेलू मोर्चे पर कमजोर दिख रहे हैं। हालांकि ये सच है कि रूस की सेहत को अब तक अमेरिका और यूरोप की पाबंदियां बिगाड़ नहीं पाई है। रूस की करेंसी रूबल में बल्कि पहले से ज्यादा उछाल है। सवाल है फिर पुतिन के खिलाफ क्या रूस में इतना बड़ा विद्रोह सुलग रहा है जिसके हाथ पुतिन के गर्दन पर हैं, और यूक्रेन की हार के साथ ही पुतिन का गला दबाने की कोशिश होगी। पुतिन की जिंदगी खतरों से घिरी हुई है। पुतिन की सुरक्षा किस तरह की होती है ये भी जरा समझना होगा, क्योंकि पुतिन सिर्फ अपने मंत्रियों, अपने अधिकारियों, अपने परिजनों के नहीं हैं, पुतिन पूरे रूस के हैं। जान पर मंडराते खतरे के बीच पुतिन किस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के साथ रहते हैं जरा गौर कीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जूडो में ब्लैक बेल्ट हैं। उनकी सुरक्षा में 50,000 सैनिकों की ड्यूटी लगती है। रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा वहां की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस की जिम्मेदारी है। रूस की एक शक्तिशाली और आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस सुरक्षा टुकड़ी है। जब पुतिन बाहर निकलते हैं तो इस टुकड़ी के जवान न सिर्फ उनके साथ साथ बल्कि वे ये भी ख्याल रखते हैं कि पुतिन जिस रास्ते से गुजरते हैं उसमें कोई सुरक्षा का खतरा न रहने पाए। पुतिन के खाने की थाली से लेकर उस खाने को भी चेक किया जाता है जिसका पुतिन लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट करते हैं। पुतिन की सुरक्षा ठीक पुतिन की तरह कड़क और सख्त है, एकदम चुस्त दुरुस्त। लेकिन इस बीच पुतिन की बीमारी का सवाल है। क्या वाकई पुतिन बीमार रहते हैं और बार बार पब्लिक अपीयरेंस में एकदम फिटफाट? क्या है पुतिन की सेहत का राज? पुतिन 2024 तक रूस के राष्ट्रपति रहने वाले हैं और उसके बाद भी
वो रहना चाहें तो उनके खिलाफ रूस में किसी दूसरे नेता की छवि इतनी बड़ी नहीं है। सवाल फिर वही कि तब पुतिन क्या यूक्रेन में फंस चुके हैं और यही जंग वाली जमीन उनके लिए गाल बनती जा रही है और इसकी ताक लगाए बैठे हैं पुतिन के विद्रोही। यूक्रेन के पास हथियार और गोलियों की कमी की खबर के बीच ये सच है कि रूस पूर्वी यूक्रेन को जिस जोश के साथ जीतने निकला था, उसके सामने यूक्रेन की सेना बहुत कम संसाधनों के साथ खड़ी है। कीव में यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकातें और बाइडेन के सपोर्ट से ज़ेलेंस्की इतनी जल्दी मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। इगोर गिर्किन के जंग के बाद क्या होगा वाली ये थ्योरी पुतिन के लिए डायरेक्ट खतरा लगती है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से पुतिन पब्लिक के बीच अपीयर हो रहे हैं, उसे देखकर नहीं लगता कि पुतिन किसी बड़ी समस्या से घिरे हों। पुतिन की बॉडी लैंग्वेज उनके पहले की तरह फुल ऑन कॉन्फिडेंट वाली दिख रही है। अमेरिका हो या ब्रिटेन, पुतिन यूक्रेन पर शायद ही किसी की सुने और पुतिन इतने भी बीमार नहीं दिख रहे हैं कि रूस की जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पुतिन इस वक्त रूस के सबसे बड़े नेता हैं, जबकि मुअम्मर गद्दाफी का बैकग्राउंड भी कुछ और था और पुतिन का और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं प्रगति मैदान के टनल में। देखिए किस तरीके से सबसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान टनल का शुभारंभ किया फीता काटकर, और उसके बाद आपको बता दें प्रगति मैदान टनल के साथ साथ 5 अंडरपास का भी उद्घाटन पीएम ने किया। इस उद्घाटन के बाद से ही आपको बता दें कि राह जो कि मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट तक आने वाले यात्री हैं उनके लिए आसान हो जाएगी। ये टनल 6 लेन की है और 6 लेन की इस टनल को जब इंडिया गेट तक के लिए खोला जाएगा तो पूरा का पूरा ये रास्ता सिग्नल फ्री होगा। और इसके बाद मुआयना करते हुए, जायजा लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए खूबसूरती किस तरीके से इस टनल को खूबसूरत बनाया गया है। और इसके बाद प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में लोगों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कोई पहला मौका नहीं है जबकि प्रधानमंत्री को इस तरीके से किसी चीज के इनॉग्रेशन के बाद उसका मुआयना करते देखा गया है। ट्रांजिट कॉरिडोर का आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। 920 करोड़ की लागत से इस कॉरिडोर को तैयार किया गया है। कॉरिडोर से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है उन यात्रियों को जो कि मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर इंडिया गेट की तरफ आते थे। पूरा का पूरा ये पैसेज, पूरा का पूरा ये रास्ता सिग्नल फ्री होगा। ऐसे में सहूलियत उन पैसेंजर्स के लिए, उन यात्रियों के लिए जो इतना लंबा सफर तय कर आते थे। इसके साथ ही प्रगति मैदान के हॉल नंबर 5 में लोगों को संबोधित भी करेंगे। आम लोगों के लिए संबोधन के बाद ये पैसेज खोल दिया जाएगा। और बढ़ेंगे आगे। यूक्रेन जंग के दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मनचाही मुराद पूरी हो गई है। दरअसल रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका समेत यूरोपीय देशों के सामने नए हथियारों की एक डिमांड लिस्ट जारी की थी। हालात की नजाकत को देखते हुए और समझते हुए भी अमेरिका और यूरोप के 4 बड़े देशों ने ज़ेलेंस्की की इस मांग को पूरा कर दिया। यानी कि ज़ेलेंस्की को एक नया रक्षा कवच मिल गया है। इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि पश्चिमी देशों के हथियारों से पहले परेशान रशिया के लिए यूक्रेन जंग अब और भी भीषण होने वाली है। ज़ेलेंस्की को मिला नया सुरक्षा कवच। ज़ेलेंस्की को मिली मनचाही मुराद। ज़ेलेंस्की की नई शॉपिंग लिस्ट की डिमांड पूरी। अब जंग भीषण होगी, घमासान होगी। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आखिर यूक्रेन के राष्ट्रपति की मनचाही मुराद कैसे और किसने पूरी की। आखिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नए सुरक्षा कवच का राज क्या है और राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की नई शॉपिंग लिस्ट की डिमांड कैसे पूरी हुई। उससे पहले हम आपको डॉनबास के मैदाने जंग की
वो तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप दहल जाएंगे। यूक्रेन के बैटलफील्ड में तबाही का बारूद बरसाते ये रूस के लड़ाकू विमान Su-25 की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किया है। सिर्फ यही नहीं, रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली इस्कंदर मिसाइल के हमले की भी फुटेज जारी की। ये यूक्रेन के लीव शहर पर रूसी सेना के हमले की गवाही देती एक और तस्वीर है। इस वीडियो को भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने पश्चिमी लीव शहर पर अपनी मिसाइल से हमला किया। रूसी सेना का दावा है कि इस हमले में रूसी गोलाबारी के बीच लोगों की जान बचाने की कुछ और तस्वीरें सेवेरोडोनेस्क शहर से भी आई हैं। ये वही शहर है जिस पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ी है। लेकिन इस जंग के बीच ऐसी तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि यूक्रेन किस तरह अपनी सरजमी के हर एक इंच और अपने हर एक नागरिक की जान बचाने के लिए लड़ रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम भी यूक्रेन के ओडेसा शहर पहुंची। ओडेसा शहर भी रूसी सेना के निशाने पर है। जंग से पहले ये शहर पर्यटकों से गुलजार रहता था, लेकिन अब वीरान पड़ा है। रूस के हमले में शहर के कई होटल तबाह हो चुके हैं। शहर में फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को हमारे संवाददाता जावेद मंसूरी ने अपने कैमरे में कैद किया। जंग में आमतौर पर जिंदा लोगों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन रूस की एक बेरहम तस्वीर ये दिखाती है कि उसने मुर्दा लोगों को भी नहीं छोड़ा। इस वक्त हमारी मौजूदगी ओडेसा के एक कब्रिस्तान में है, जहां रूस ने मई महीने में हमला किया। ये वो जगह है, कब्रिस्तान का एक हिस्सा है जहां रूस ने बम गिराए और आप देखिए बम कितना घातक था। ये करीब 20 से 25 फुट चौड़ा यहाँ एक गड्ढा बन गया है, गहरा गड्ढा यहाँ पर है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हुई थी, जो कब्रिस्तान में यहाँ साफ सफाई का काम करती थी। और अभी जरा तस्वीर ये देख लीजिए, ये वो जगह है जहाँ बम गिराया। अब जरा इस बम गिराए जाने की जगह से अलग हटते हैं और आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कि इसका असर क्या हुआ। जो बम जिस जगह गिराया उसके आसपास जितनी भी पक्की कब्रें थीं वो सब तहस नहस हो गई। चलिए अब आपको बताए देते हैं कि आखिर हमने शुरुआत में ये क्यों कहा था कि ये जंग अब और भीषण होगी और घमासान होगी। दरअसल ये बताने से पहले हम आपको अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का एक बयान सुनवाते हैं। The U.S. Congress approved $40 billion to provide additional security assistance, economic and humanitarian support for Ukraine. And on June 1st, President Biden authorized an additional $700 million to meet Ukraine's critical needs for today's fight. And that included HIMARS rocket systems with guided MLRS munitions. This package also included javelins, helicopters, counter-battery radars, and ammunition. And I'm especially pleased to be able to announce today that the United States will provide an additional $1 billion security assistance package for Ukraine. अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का ये बयान कई मायनों में अहम है, क्योंकि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को HIMARS हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम देगा। यकीनन ये खबर राष्ट्रपति के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ये तो तय है कि यूक्रेन की सेना के साथ HIMARS रॉकेट सिस्टम आने के बाद ये जंग और भीषण और घमासान होने वाली है।
हीमार्स लंबी दूरी के टारगेट पर सटीकता से हमला कर सकता है। हीमार्स अमेरिका का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सस्ता और मजबूत मिसाइल सिस्टम है। हीमार्स की रेंज 300 किलोमीटर तक है, लेकिन यूक्रेन को मिलने वाले हीमार्स सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर होगी। हीमार्स की हर यूनिट में महज 1 मिनट में 6 जीपीएस गाइडेड रॉकेट लोड हो सकते हैं। अमेरिका ने हीमार्स को 1990 के दशक में अपनी सेना के लिए विकसित किया था। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डॉनबास में जारी जंग का जिक्र करते हुए अमेरिका समेत यूरोपीय यूनियन से हथियारों की शॉपिंग लिस्ट की एक डिमांड रखी थी। इस शॉपिंग लिस्ट में ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए नेटो और अमेरिका से उनके घातक हथियारों की मांग की थी। मसलन ज़ेलेंस्की ने नेटो से 1000 हॉवित्जर तोपें, 300 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 2000 बख्तरबंद गाड़ियां और 1000 ड्रोन मांगे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपनी मनचाही मुराद और अपनी नई शॉपिंग लिस्ट पूरी होने की खुशी का इजहार पूरे देश के सामने किया। Провів сьогодні важливу розмову з президентом Америки Байденом. Сполучені Штати оголосили про нове посилення нашого захисту, новий пакет підтримки на $1 мільярд. Це береговий захист, це артилерія, сучасні ракетні системи. Будемо чекати. Вдячні за цю підтримку. Вона особливо вагома передусім для нашої оборони на Донбасі. В России хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги. इसके ठीक उलट रूस ने अमेरिका पर यह तोहमत लगाते हुए कहा कि अमेरिका जो हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है, उनकी वजह से ही यूक्रेन के नागरिकों की मौत हो रही है। रूस पहले भी अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन पर यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने पर अपनी नाराजगी जता चुका है। First, the U.S. Undersecretary of Defense announced that the U.S. has transferred to Ukraine 108 M777 howitzers and 220,155 millimeter artillery rounds. These long-range armaments enabled the Ukrainian army to strike beyond the line of contact into residential areas with no military presence. And now this Western artillery is killing innocent people. I would like to say to the Western countries supplying weaponry to Ukraine, the blood of civilians is on your hands. The tragedy in Donetsk confirms once again that you are fighting a proxy war with Russia with the hands of Ukrainians. दरअसल डॉनबास की जंग में डोनेस्क और सेवेरोडोनेस्क शहरों से आई तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया दहल चुकी है। कभी आबाद रहने वाले शहर आज की तारीख में खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की सेना की बमबारी की वजह से डोनेस्क के एक गांव में 5 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। Сгорело, да, люди погибли, все сгорело, мое все сгорело, все же годами строила, да. Не плачь, не буду. डॉनबास के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है, अब यूक्रेन की फौज उन इलाकों को निशाना बना रही है। लेकिन इस जंग का खामियाजा उन इलाकों में रहने वाले मासूम और बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के जिन शहरों में जंग लड़ी जा रही है, वहां बर्बादी और तबाही के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे हालात में 16 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स और इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। इन सभी नेताओं ने पहले कीव के उन हिस्सों का दौरा किया जहां रूस ने जबरदस्त हमले किए हैं। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ एक लंबी मीटिंग की। मीटिंग में रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि नेटो यूक्रेन को बहुत जल्द बड़ी मदद देगा। दरअसल 29 और 30 जून को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नेटो का सम्मेलन होने वाला है। नेटो के इस सम्मेलन से पहले यूरोप के 4 बड़े राष्ट्राध्यक्षों का कीव दौरा बड़ा अहम माना जा रहा है। चारों यूरोपीय राष्ट्राध्यक्षों से मिलने के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाते हुए कहा
कि जिस वक्त ये राष्ट्राध्यक्ष कीव पहुंचे थे, उस वक्त रूस ने कीव पर हवाई हमला करने की कोशिश की थी। До речі, коли сьогодні 4 лідери приїхали у Київ, це співпало з початком повітряної тривоги. Росія створила такий фон, щоб всі чули ці сирени, щоб зробити напружену атмосферу, але ніхто не злякався. І це тільки ще більше надихало нас бути максимально конкретними, домовлятися заради наших інтересів, заради всіх українців, заради всіх в Європі. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों के यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए जाने से परेशान हैं और अब उनकी ये परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि खबर के मुताबिक फ्रांस यूक्रेन को 155 मिलीमीटर की 12 सीजर हॉवित्जर तोपें देगा। फ्रांस इनमें से 6 तोप पहले ही यूक्रेन को दे चुका है। जर्मनी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और आर्टिलरी डिटेक्शन सिस्टम देगा। ब्रिटेन 155 मिलीमीटर की 20 M109 हॉवित्जर तोपें देगा। ब्रिटेन 155 mm की 20 M109 हॉवित्जर तोपें देगा। दरअसल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। लिसिचांस्क और सेवेरोडोनेस्क में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। रूसी फौज ने इस शहर तक जाने वाले तमाम ब्रिज उड़ा दिए हैं। खबर के मुताबिक रूसी फौज 3 दिन से लिसिचांस्क से 18 किलोमीटर दूर अटकी हुई है और यूक्रेन की फौज पूरी ताकत से उसका मुकाबला कर रही है। रूस की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह इस शहर पर कब्जा कर लिया जाए ताकि पूर्वी हिस्से में यूक्रेन की सेना की सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके। फिलहाल हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि रूस के लिए अब टारगेट काफी मुश्किल नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन को मिलने वाले नए घातक हथियार। तभी तो हमने आपसे कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच अब जंग और भीषण होगी और घमासान होगी।